हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए लेके आई हूँ। देखिए, जो भी उसमें से यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट्स हैं ना, उनके लिए जानकारी जाननी बहुत ज़रूरी है। अक्सर ही पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम टफ हो गया तो मैम हमको कोई ऐसी टिप्स बताओ जिससे हम हाईएस्ट स्कोर्स कर सकें अपने इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में, है ना। तो आज इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दिए गए हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस के लिंक्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। एंड मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एंड पेपर 1 की बेस्ट सेलिंग बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड मेरा अगर पूरा कोर्स आप लेना चाहते हैं उसके लिए सब्सक्रिप्शन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज की इस वीडियो में ना मैं इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रो टिप्स की बात करने वाली हूँ, स्पेसिफिक फॉर योर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे ये है, जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनमें एक मिथ होती है कि जैसे वो अपने मास्टर्स तक पढ़ते आए हैं ना, पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे आप लोग अपने मास्टर्स तक पढ़ते आए हैं ना, नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको वैसे नहीं पढ़ना। ठीक है, आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में करके आए हैं, जिस तरह आप पढ़ते आए हैं अपने मास्टर्स तक, वो पढ़ने का वे आपका इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मास्टर्स में हम हर एक चीज़ को सब्जेक्टिव वे में पढ़ते थे, बड़ा ही मतलब उसको बढ़ा चढ़ाकर लेंथी वे में। एक पर्टिकुलर टॉपिक के 5 से 6 पेजेस पढ़ लो, है ना, तो उसको बहुत ही एक सब्जेक्टिव वे में पढ़ते थे। मतलब यू कैन से कि बहुत ज़्यादा लेंथी वे में चीज़ों को पढ़ते थे, है ना। कंसेप्ट क्लियर होना हो हमारे, बट एग्जाम में हमें अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम इसकी 5-6 शीटें भर के आ सकें। अपने आप को इतना कैपेबल बनाने के लिए आप लोग पढ़ते थे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मास्टर्स तक हमारे एग्जाम होते हैं सब्जेक्टिव। हम इस अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम 6-7 शीट कम से कम लिख कर आ सकें इसके बारे में, चाहे हमको उसका कंसेप्ट समझे नहीं, डायग्राम में बना के, फ्लो चार्ट बना के बस शीटें भर के आ सकें, है ना। तो नेट का एग्ज़ाम ऐसा इस तरीके से पढ़ने से क्लियर नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कहें कि पूरी गाइडें पढ़ लें, बुक्स पढ़ लें, और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस उतना बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है, ठीक है। बेसिकली आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जैसे अभी पैटर्न है, आपको इसमें क्या करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कभी भी ये नहीं होता कि हम उस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लंबा करके पढ़ें, है ना। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किसी भी चीज़ का हमको उसका समरी और उसका सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए कि आखिर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, इस पर्टिकुलर चीज़ में, इस थ्योरी में, इस मॉडल में ये जो इकोनॉमिस्ट है ये कहना क्या चाहता है ना। सो क्या इसने असम्पशंस लिए और क्या ये प्रूव करना चाहता है, ये बेसिक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो पहले अपने पढ़ने का ढंग इस तरह से बनाइएगा कि कोई भी मॉडल या कोई भी थ्योरी आप इकोनॉमिक्स की पढ़ते हैं, ये चीज़ पर फोकस मत करें कि आप उस बुक से पढ़ें जहाँ पर बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी दी हुई है। अरे इस बुक में 7 पेजेस की दी है, इसमें 4 पेजेस की, तुम 7 पेजेस वाली थ्योरी पढ़ते। ऐसा नहीं करना। करना क्या है, जहां से आपका कंसेप्ट, चाहे कंसेप्ट आधे पेज की थ्योरी में आपका कवर हो रहा है ना, अगर आपका बेसिक आइडिया उस थ्योरी के बारे में आधे पेज में भी कवर हो रहा है ना, दैट इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। उस थ्योरी में, उस मॉडल में इकोनॉमिस्ट कहना क्या चाह रहा है, प्रूव क्या करना चाह रहा है, क्या उसने असम्पशंस ली हैं, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है बजाय के बल्क में उस थ्योरी के बारे में रीड करने के, ठीक है जी। तो ये चीज़ एक पहले अपने दिमाग में बड़े अच्छे से बिठा लेना, क्योंकि ये गलती बहुत लर्नर्स करते हैं। बहुत लर्नर्स, मैं प्लस पे भी पढ़ाती हूँ ना, मुझे कहेंगे मैम आप ऐसा करो, इस थ्योरी को ज़्यादा लंबा पढ़ाओ, मतलब और ज़्यादा पढ़ाओ, पीपीटीज और ऐड करो, स्लाइड और ऐड करो। मैं हमेशा बोलती हूँ उस थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है ना कि उसमें पेजें शीटें भर के नहीं आनी आपको नेट के एग्जाम में, है ना। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, द लॉजिक बिहाइंड दिस आइडिया, नॉट टू, यू हैव नॉट टू फुल, मतलब आपको वो नहीं है कि लिखते जाना बस, है ना। लिखने के लिए हमको ये एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना, हमको उसका आंसर सही टिक लगा के इसके लिए पढ़ना है, इस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है जी। ये चीज़ तो ये आप मास्टर्स वाला एक माइंडसेट छोड़ेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे कि जो स्पेशली नए लर्नर्स होते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मास्टर्स वाला माइंडसेट छोड़ दो, ठीक है। मास्टर्स वाला माइंडसेट छोड़ दो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए
कि आपको ना सिर्फ सिलेबस पर ही फोकस नहीं करना, यानी कि यू डोंट नीड कि सिर्फ हम सिलेबस ही पढ़ते जाएं और हमको यही नहीं पता कि एनटीए पूछ क्या रहा है उस सिलेबस में, है ना। सिर्फ सिलेबस पढ़ना, तो पेपर 1 का सिर्फ सिलेबस पढ़ना कोई हल है नेट के एग्ज़ाम का, ना ही पेपर। अगर आप कहें कि हम लोग सिर्फ सिलेबस पर फोकस करेंगे और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, दिस इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फ्रेशर्स ज़्यादातर सिलेबस ही पकड़ते हैं और एनटीए सिलेबस जो है वो थोड़ा ऊपर ऊपर से देता है, डिटेल सिलेबस नहीं दिया एनटीए ने, ठीक है। डिटेल सिलेबस नहीं दिया, एक टॉपिक के क्या क्या सब टॉपिक्स है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू मेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स। आपको सिलेबस एंड PYQs का कॉम्बिनेशन बना के टॉपिक्स अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे, और ना एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताती हूँ, कई बार ना क्या होता है लर्नर्स में एक बड़ी वो रहती है कि हमने सिलेबस पढ़ लिया, PYQs पढ़ लिए, अब तो 100% पेपर हमको आता ही होगा और आते में से आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। ये आपका 10th का एग्ज़ाम नहीं है, 12th का एग्ज़ाम नहीं है, BA MA का भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको एक सिलेबस दे दिया जाता है और कहा जाता है बस ये सिलेबस पढ़ लो, सारा पेपर इसी में से आ जाएगा। ऐसा नहीं होता इसमें। अगर सारा सिलेबस में या पढ़े हुए में से ही आना होता तो ये लेवल, एग्ज़ाम का लेवल, इंडिया लेवल का ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता ही ना। यहाँ पे 100% आपको एग्ज़ाम में चीज़ें आएंगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, सिलेबस में नहीं है, कभी प्रीवियस ईयर्स में नहीं है। 100% ऐसी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में, सारा पेपर ऐसा नहीं आता, बट कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपने पढ़ी सुनी नहीं है या आउट ऑफ कंटेक्स्ट लग रही हैं, आउट ऑफ, और ये बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये क्या कर दिया एनटीए ने, है ना। अगर एनटीए इतना ही सिंपल पेपर डालता रहा तो इतने बच्चे हर साल क्रैक कर जाएंगे एग्जाम, इतनी बड़ी ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी, है ना। तो वो हर बार ऐसी चीज़ें डालेंगे जो आपने ना पढ़ी है ना सुनी है। उन चीज़ों को देख के एग्जाम में घबराना नहीं होता, माइंड को रिलैक्स रखना होता है और एक्सपेक्ट, पहले ही अपना माइंडसेट बना के चलो कि चीज़ें ऐसी आएंगी एग्जाम में, आपको उसको टैकल करना है, फेस करना है, दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने जो पढ़ा है सारा उसी में से आ जाए, है ना। 70-80% मान के चल सकते हैं जो आपने पढ़ा उसी में से आए, सारा नहीं हम मान के चल सकते। फ्री जो नए लर्नर्स हैं स्पेसिफिक, वो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि आपने बहुत मेहनत कर ली अगर तो सारा पढ़े हुए में से ही आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग हियर, अगली चीज़ यहाँ पे जो आपको मुझे बतानी है, जिसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वो ये कि एग्ज़ाम में ना अब जो एनटीए का लेवल हो गया है, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का तो पता नहीं है, खैर मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, जैसे कि मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताइए नाइफ एज इक्विलिब्रियम किसने दिया, सबको पता है हैरेड डॉमर ने दिया। आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट वाला माइंडसेट अपना बनाने के लिए ना, कि एग्ज़ाम के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का भी आप हल कर पाएँ, उसके लिए ना आपको PYQs एंड MCQs एंड मॉक टेस्ट वगैरह इन पर जोर देना पड़ेगा। इससे बिना काम नहीं चलेगा। आप में से बड़े ऐसे लर्नर्स हैं इकोनॉमिक्स के जिनका बेसिक ही नहीं क्लियर है, ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी अड़ जाते हैं। तो उनको अपने आप को इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है, उनको अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार करना है कि एग्ज़ाम में घुमा फिरा के चीज़ें पूछें। आपको अपना माइंडसेट एज ए इकोनॉमिस्ट, अपनी थिंकिंग एज ए इकोनॉमिस्ट रख के चलनी है कि अगर आप एज ए इकोनॉमिस्ट सोचते हो तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका माइंडसेट इकोनॉमिस्ट वाला है तो आप उसका हल कर सकते हैं, चाहे आपने वो चीज़ कभी पढ़ी नहीं है, चाहे आपने वो पर्टिकुलर कंसेप्ट या थ्योरी नहीं पढ़ी, बट अगर आपने इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट समझे हुए हैं, चीज़ों को समझा हुआ है, 3-4 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी, आपका माइंडसेट ऐसा बन गया हुआ है कि आप हर एक चीज़ में एज ए इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को देख रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस का हल आपसे हो जाएगा। तो आपको इस तरह से अपना माइंडसेट बना के चलना है। सिर्फ रटनी नहीं है चीज़ें, रोट लर्निंग नहीं करनी कि ये चीज़ें रट ली, माइंडसेट ऐसा डेवलप करना है आपको, है ना। इकोनॉमिक्स के हर मॉडल में बेसिक अजम्पशंस होती हैं, क्रिटिसिज्म होती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मतलब परफेक्ट कंपटीशन इस मॉडल में है। कोई उसने मॉडल पूछ लिया, आपने कभी पढ़ा नहीं है, इसकी परफेक्ट कंपटीशन फुल एम्प्लॉयमेंट वाली अजम्पशन होगी। अगर ये मॉडल क्लासिकल से रिलेट करता है तो इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। नहीं, क्लासिकल से नहीं रिलेट करता, परफेक्ट कंपटीशन तो हर किसी में है, क्लासिकल में भी है, केंजियन में भी है। एज ए इकोनॉमिस्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। बेसिक कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं पढ़ी, आप उनका आंसर दे पाएँ क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। बात समझे, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तब भी आप उनका आंसर दे पाएँ, चाहे आपने वो डायरेक्ट थ्योरी नहीं पढ़ी। तो इसके लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आपको PYQs एंड MCQs लगाने की ज़रूरत है।
बिना अब PYQs लगाने का ढंग के, MCQs लगाने का ढंग के अलग से वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, है ना। अब आप PYQs को भी एज ए मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। PYQs को एज ए मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का कोई पेपर पकड़िए, उसको एज ए मॉक टेस्ट एक टाइम कंस्ट्रेंट में अपने आप को रखकर सॉल्व करिए और बाद में आंसर्स मैच करिए, है ना। तो उसको आप एज ए मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। और PYQ हमेशा लेटेस्ट ईयर का पकड़ना, जितना हो सके नए साल का पकड़ना, जो अभी अभी पेपर आया वो पकड़ना। और तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम में चीज़ों को रिलेट कैसे करना है। इनडायरेक्टली चीज़ें पूछ रहे हैं तो अपने दिमाग को कैसे ट्रेंड करना है कि आप उन इनडायरेक्ट पूछी हुई चीज़ों को उस ढंग पर सोच पाएँ। दूरदर्शी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दूर तक उस चीज़ को सोच पाएँ कि अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, उनको रिलेट कर पाएँ, इनडायरेक्ट वे में उनको सोच पाएँ, है ना। वो आपका चीज़ तभी डेवलप होगा, जैसे मैंने अभी कहा, एक इकोनॉमिस्ट वाला माइंडसेट जो है वो तभी डेवलप होगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, MCQs ये सब चीज़ें करते हैं तो, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना। फाइन, सो यही चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी अपने दिमाग में रखनी है। अपना जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये टिप्स बड़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है, कि उनको अपना थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मास्टर्स वाले लेवल से ऊंचा उठना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा अब कि मास्टर्स में ऐसा होता था, नहीं। अगर मैं आपको एक चीज़ सही में बताती हूँ, अगर आपको कोई भी एजुकेटर कोई थ्योरी पढ़ा रहा है या इकोनॉमिक्स कंसेप्ट पढ़ा रहा है और वो एक पर्टिकुलर थ्योरी को या एक मॉडल को पढ़ाने में आपको मतलब इतना 20-25 स्लाइडें दिखा रहा है और वो स्लाइडों से सारा कुछ आपको पढ़ा रहा है ना, तो मे बी कि वो आपके लिए सही नहीं हो सकता अगर वो 20-25 स्लाइडें पढ़कर भी आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो, है ना। आप क्या करेंगे उस सारी थ्योरेटिकल चीज़ों का, आप क्या करेंगे 20-25 स्लाइडें का, अगर आपका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम उस मॉडल का या उस थ्योरी का क्लियर नहीं है। तो ये हमेशा कभी भी आप कहीं से भी पढ़ते हो, खुद पढ़ते हो या कहीं से भी पढ़ते हो, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना कि नेट एग्ज़ाम के लिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि एक रट्टे वाली लर्निंग उससे आपकी होनी चाहिए जिससे आपने 10-15 पेजेस की थ्योरी अपने दिमाग में रख ली, याद कर ली, बट फिर भी सेंट्रल आइडिया उसका आपको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना। सो ठीक, बाकी हम अपनी प्लस क्लास में बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स दी गई हैं, मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सभी क्लासेस की भी आपको डिटेल्स मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।